गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैं अनीता घोष आज आपका लेसन नंबर 18 चुनौती हिमालय की एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसे सुरेखा पर्णदिकर जी ने लिखा है। इस कहानी को आज हम समझेंगे। पाठ चुनौती हिमालय की। इस कहानी में जवाहरलाल नेहरू के अमरनाथ जाने की यात्रा का वर्णन किया है और ये उनकी यात्रा जो है अधूरी रह जाती है और इसी के बारे में इसमें बताया गया है। जवाहरलाल नेहरू जी अमरनाथ की गुफा देखना चाहते थे, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वे उनकी इच्छा यानी कि अधूरी रह गई। वे अपने भाई के साथ अमरनाथ से होते हुए जोजिला पास से आगे चलकर मतायन पहुँचे तो एक नवयुवक कुली ने उनको बताया, साहब सामने के बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा जैसा आपके पिक्चर में दिखाया गया है। लेकिन वो भी कहता है साथ में कि साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। और तभी किशन जो था उसने कुली की बात काट दी और कहा बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। तब जवाहरलाल ने पूछा कितनी दूर, तो उसने कहा कि 8 मील साहब। कुली जल्दी से उत्तर दिया। तो जवाहरलाल ने निश्चय किया कि तब हम लोग तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई को जब प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा तो दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए, क्योंकि उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। तो उन्होंने सबसे पूछा कि कौन कौन चलेगा हमारे साथ। तो किशन बोला कि साहब मैं चलूँगा, क्योंकि मुझे इन रास्तों का पूरा ज्ञान है। और इस तरह सुबह तड़के उठकर वे लोग बाहर आ गए और आकाश में उसमें रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी, यानी कि सुबह होने वाली थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टाने इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टान जो थे वो सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक रहे थे। और साथ में किशन ने ये भी कहा कि साहब मैं आपके साथ चलूँगा तो मेरी भेड़ों को चराने के लिए मेरी बेटी चली जाएगी। अब क्या था, वे लोग सभी जाने के लिए तैयार हो गए और सुबह की किरणें जो कि ग्लेशियर पर पड़ रही थी तो ऐसा लगता था मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। जवाहरलाल ने क्या किया, हथेलियाँ आपस में रगड़ी और कमर में रस्सी लपेटकर जाने के लिए तैयार हो गए। अभी हिमालय तो आपको पता है कि बहुत सारी दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर बहुत सारे पठार हैं और वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, जिस पर चल पाना बड़ा ही कठिन है। अभी देखो ये सब ग्लेशियर कैसे हैं, पूरी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है, क्योंकि वहाँ का मौसम, यहाँ की जगह जो है पूरी बर्फ़ से ढकी रहती है, इसलिए वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। फिर भी वो लोग जाने के लिए तैयार हो गए। अब वहाँ पर जो थी इतनी सारी ग्लेशियर होने की वजह से वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब हम पहाड़ों पर चलते तो पहाड़ क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। अभी देखो इन लोग चल रहे हैं और फिसलने का भी बहुत डर रहता है, क्योंकि पहाड़ी जगह थी और दूसरी वहाँ पे बर्फ़ पड़ती थी, इसलिए चढ़ाई चढ़ने में बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर जवाहरलाल ने जब लोगों का उत्साह बढ़ाया और रस्सी कमर में लपेट कर चलने के लिए तैयार हो गए तो हिमालय की दुर्गम पर्वतमालाएं जो थी उन्हें मुँह उठाए चुनौती दे रही थी। क्यों चुनौती दे रही थी? क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। जवाहरलाल को इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ा और वो भाई किशोर और कुल सभी रस्सी के साथ जुड़ गए। और अब जो था किशनगढ़ एरिया जो था, जिससे रास्तों का पता था, वह गाइड बन गया था और वो लोग चढ़ाई चढ़ने लगे। जब जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे और उन्होंने जब गडेरे से पूछा तो उसने कहा कि बस 8 मील का ही तो पार करने को, उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। 8 मील की दूरी
कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इस पहाड़ी रास्तों पर क्या था, चलने में 8 कदम चलना दुर्भर हो रहा था। एक एक डग भरने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि रास्ता बहुत ही वीरान था और पेड़ पौधे की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था, क्योंकि पहाड़ों पर हरियाली कहाँ से होती, पेड़ पौधे भी नहीं थे और कहीं ना फूल दिखता था ना, और कभी कभी ना कहीं कहीं पे कुछ फूल कहीं दिख जाते ऐसे ही, तो आँखों को वो लोग ठंडक मिल जाती। वहाँ सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ थे, फिर भी इस घने सन्नाटे पे बहुत उन्हें सुकून मिल रहा था। और हमेशा वहाँ पहाड़ों में जब हवा चलती है तो सू 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 की आवाज़ आती है, तो बर्फीली हवा जो चलती थी तो बदन को वो काटती और दूसरी ताजगी और स्फूर्ति भी दी, स्फूर्ति मतलब ताजगी देती और उन्हें चलने का उत्साह देती थी। और जवाहरलाल जो थे पहाड़ों को पठारों को पार करते करते धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे वो लोग ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगे, क्योंकि आपको पता है जब हम पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ ऊपर में ऑक्सीजन की कमी रहती है। इसी कारण से एक कुलिक की नाक से खून बहने लगा और जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। फिर खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ठंड थी और दिमाग में ऐसे लग रहा था जैसे खून चढ़ गया हो। फिर भी जवाहरलाल जो थे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, उन्होंने आगे बढ़ने का इरादा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। फिर उन्होंने बहुत, वो लोग सब कुछ जब एक साथ चढ़ते चले जा रहे थे तो वहाँ पर से बर्फ़ की जो पहाड़ थे उस पर फिसलन बढ़ गई थी और वहाँ पर चढ़ना भी कठिन हो गया था। और एक तरफ सब थक भी गए थे, क्योंकि पहाड़ों की जो चढ़ाई होती है एकदम सीधी चढ़ाई होती है, खड़ी चढ़ाई। तो सभी सामने तभी उनको वहाँ पे एक बर्फीला सा मैदान नज़र आया, और चारों ओर हिम शिखरों से घिरा, हिम मतलब बर्फ के शिखरों से घिरा हुआ मैदान देवदूतों के मुकुट के समान लग रहा था। कैसा लग रहा था? मुकुट के समान, क्योंकि सारे तरफ बर्फ बिखरे थे और उसकी चोटी जो थी वो मुकुट की तरह दिख रही थी। अभी वो एक आपस में सोच ही रहे थे कि कितनी मनमोहक छटा है, आँखों और मन को तरोताज़ा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधले में ओझल हो गई। अब आप देखिए कैसे बर्फ के पहाड़ जो एकदम चमक रहे हैं और उन्हें ऐसा लगा कि अरे वाह कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। और इसमें दिन के 12 बजने वाले थे और उन लोगों ने जो यात्रा चढ़ाई चालू की थी सुबह 4 बजे से वो लोग लगातार चढ़ते जा रहे थे और शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। उसी वक्त अचानक क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि अब तो गुफा नज़दीक है तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा मन में संतोष हुआ कि हाँ अब तो ज़्यादा नहीं चढ़ना है। उन्हें अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक फिर भी पता नहीं चल रहा था। इस पर जवाहरलाल की चाल में भी ढीलापन था, न बदन में सुस्ती थी। हिमालय की ने चुनौती जो चुनौती दी थी कि आज उन्होंने सोच ही लिया था कि हमको तो ये हिमालय की गुफा वहाँ यानी कि अमरनाथ की गुफा तक हमें तो पहुँचना है। निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। वो लगातार वो सभी अपने साथियों के साथ बढ़ते जा रहे थे। तभी किशनगढ़ ने कहा साहब लौट चलिए वापस कैंप में, पहुँचते पहुँचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुँचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ से के उस मैदान के पार है, किशन बीच में बोल पड़ा। तो चलो चलो चढ़ाई तो पार कर ले, अब देखो यहाँ पे उस मैदान के पार, उन्होंने ऐसा बोला और उन्होंने कहा चलो चलो चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है। और जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों का उत्साह बढ़ा दिया। तो देखो कैसे पहाड़ दिख रहे हैं आपको। फिर सामने सपाट बर्फ का मैदान दिखाई दे रहा था। उनके पास दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से आगे बढ़ते जा रहे थे और दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। देखो यहाँ पे मैदान दिख रहा है जो बिल्कुल सपाट दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, उस पर चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। ताजी बर्फ से ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी भी खाइयाँ थी, यहाँ पे जो दिख रही हैं खाइयाँ भी हैं। गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब
की फिसलन थी, गजब की फिसलन, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पर फिसलन होती है, पैर अपना पड़ जाए तो फिसल जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फिसलन भी थी। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक खाई मुँह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। सांप गिर गए, किशन चीखा, जवाहर, उनके भाई भी पुकारने लगे। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। तभी उन्हें झटका लगा, दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे। सभी ने मिलकर उन्हें ऊपर खींचा, किसी तरह वह ऊपर आ गए। लेकिन ऊपर आने के बाद वो फिर से महाराज की गुफा देखने को जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पहाड़ पर चढ़ने का उचित सामान नहीं था, जिसके कारण उन्हें ये यात्रा अधूरी छोड़नी पड़ी। तो देखा बच्चों, ये थी आपकी कहानी। नेक्स्ट डे मैं इसका अभ्यास करके आपको सेंड करूँ। थैंक यू।